क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पता चले कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति वही गलती करने वाला है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो आप क्या करेंगे? अगर साहस और परंपरा की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया लाइक करें और भारतीय संस्कृति की और भी प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, जो परिवार और प्रेम के बारे में आपका नजरिया बदल देंगी। गुजरात राज्य के राजकोट नामक छोटे से गांव में, जहां दूर तक नजर जाती है, कपास के खेतों के बीच लाल मिट्टी के घर बने हैं, एक 73 वर्षीय महिला अपनी प्यारी पोती की शादी की तैयारियों को एक जर्जर लकड़ी की खिड़की से देख रही है। कमला देवी इस गांव की कोई साधारण महिला नहीं है, जहां परंपराएं सुबह की प्रार्थना से भी ज्यादा पवित्र हैं। उनके रूखे सफेद बाल हमेशा एक सुंदर जूड़े में बंधे रहते हैं। उनके खुरदुरे हाथ परिवार के खेतों में दशकों की मेहनत की कहानियां बयां करते हैं, और उनकी भूरी आंखों में एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो केवल मौन पीड़ा ही सिखा सकती है। वह मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के हर पत्थर को, तपती धूप में छाया देने वाले हर पेड़ को और गांव के हर उस चेहरे को जानती है जो उसे शर्मा परिवार की कुलमाता के रूप में सम्मान देता है। लेकिन आज जब वह देखती है कि पुरुष चमेली और गुलाब की मालाएं लेकर उस मंडप को सजा रहे हैं जहां उसकी पोती प्रिया की 3 दिन बाद शादी होने वाली है, तो कमला के सीने में एक ऐसी जकड़न महसूस होती है जिसे वह अच्छी तरह जानती है। यह वही जकड़न है जो उसने 55 साल पहले महसूस की थी, जब वह सिर्फ 18 साल की थी और उसे लाल रेशम में लिपटा हुआ एक तोहफा ऐसे आदमी को दिया गया था जिससे मिलने का उसने कभी इरादा नहीं किया था। उनकी 22 वर्षीय पोती प्रिया वह सब कुछ है जो कमला ने कभी बनने का सपना देखा था। अहमदाबाद विश्वविद्यालय से साहित्य स्नातक, त्रिभाषी और अपने देश की महिलाओं की अनकही कहानियां बताने वाली किताबें लिखने का सपना देखती है। जब वह अपनी डायरी में चुपके से लिखी कविताओं, उन जगहों के बारे में बात करती है जहां वह जाना चाहती है और अपने समुदाय में जो बदलाव देखना चाहती है, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन आज वही आंखें रोने से लाल हो जाती हैं जब वह उन मौसियों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है जो शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए पड़ोसी शहरों से आई हैं। शर्मा परिवार का पूरे इलाके में सम्मान है। प्रिया के पिता राजेश पड़ोस के कस्बे में 3 कपड़े की दुकानों के मालिक हैं और खुद को एक प्रगतिशील व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। उनकी मां सुनीता परंपराओं को जीवित रखने और कुछ आधुनिक सुविधाओं को अपनाने में गर्व महसूस करती हैं, जैसे कि अपने नाम से बैंक खाता रखना। उन्हें पूरा विश्वास है कि मुंबई के एक समृद्ध मसाला व्यापारी परिवार के बेटे विक्रम से प्रिया की शादी तय करके वे उसके लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। विक्रम 28 साल का है, इंजीनियर है, इंपोर्टेड कार चलाता है और प्रिया को बड़े शहर ले जाने का वादा करता है। परिवार के लिए वह एक आदर्श दामाद है। लेकिन कमला ने पिछले कुछ महीनों में विक्रम की गांव की 3 यात्राओं के दौरान उसे गौर से देखा है। उसने देखा कि कैसे वह प्रिया से बात करते समय कभी सीधे उसकी तरफ नहीं देखता, कैसे वह अपनी बात कहने की कोशिश करती है तो उसकी बातों को बीच में ही काट देता है, कैसे उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। उसने ऐसे संकेत देखे जो कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि वे उस समृद्धि से अंधे हो गए हैं जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। अपनी पहली मुलाकात में विक्रम ने बताया कि एक पढ़ी लिखी पत्नी होना कितना अच्छा होगा, जो घर पर जरूरी ग्राहकों का स्वागत तो कर सके, लेकिन यह भी जानती हो कि कब चुप रहना है। अपनी दूसरी मुलाकात में उसने यूं ही कह दिया कि घर से बाहर काम करने वाली औरतें अक्सर परेशानियां खड़ी कर देती हैं और वह चाहेगा कि उसकी होने वाली पत्नी पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित हो। अपनी तीसरी मुलाकात में कमला ने उसे प्रिया के पिता से यह कहते सुना कि उसे अभी उसके शौकों की परवाह नहीं है, क्योंकि शादी और बच्चों के बाद ये चीजें बीत जाएंगी। हर शब्द कमला के दिल में छुरा घोंपने जैसा था, क्योंकि वह उस कहानी को अच्छी तरह जानती थी जो सामने आ रही थी। 55 साल पहले उसकी भी शादी एक ऐसे आदमी से तय हुई थी जो ऊपर से देखने में तो बहुत इज्जतदार लगता था। मोहन शर्मा एक अनाज व्यापारी, जमींदार और एक सम्मानित परिवार था। सबने कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है। उसके अपने माता पिता ने खुशी के आंसुओं के साथ उसे विदा किया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपनी बेटी के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन कमला को जल्द ही पता चल गया कि मोहन औरतों को एक अनमोल संपत्ति समझता है, जिसे अच्छी हालत में रखना जरूरी है। वह उसके जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखता था, उसके कपड़ों से लेकर उन लोगों तक जिनसे वह बात कर सकती थी। जब वह अपनी राय जाहिर करने की कोशिश करती
तो वह उसे ठंडी निगाहों से चुप करा देता। जब वह अपने परिवार की याद में रोती तो वह उसे समझाता कि शादीशुदा औरतों के पास भावुकता के लिए समय नहीं होता। जब वह राजेश के साथ गर्भवती हुई तो उसने उसे अपनी माँ द्वारा गाई गई लोरियां गाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वे साधारण लोगों के लिए गीत हैं और उसका बेटा इससे बेहतर का हकदार है। 32 साल तक कमला अपने ही घर में साये की तरह रही। उसने राजेश और फिर अपनी दोनों बेटियों मीरा और कविता का पालन पोषण किया और हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वे उसके अकेलेपन की रातों में बहाए आंसुओं को न देखें। जब उसे दर्द होता तो वह मुस्कुराने में, जब वह चीखना चाहती तो सहमत होने में, और जब उसकी पूरी आत्मा विद्रोह करती तो स्वीकार करने में माहिर हो गई। जब मोहन की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई तो वह अंतिम संस्कार में दुख से नहीं बल्कि उस राहत से रोई जिसने उसे वर्षों तक दोषी महसूस कराया। अब 73 साल की उम्र में वह देखती है कि प्रिया अपने परिवार को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे और समय चाहिए। वह विक्रम को और बेहतर जानना चाहती है। उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वह शादी से पहले पूरा करना चाहती है और वह वही भाव देखती है जो उसकी अपनी माँ ने दशकों पहले इसी तरह की मांग करते समय रखे थे। एक धैर्यपूर्ण कृपालु मुस्कान, मानो किसी जिद्दी बच्चे के साथ व्यवहार कर रही हो जो यह नहीं समझता कि उसके लिए क्या अच्छा है। प्रिया प्यारी, सुनीता अपनी बेटी के बाल सहलाते हुए कहती है, शादी से पहले की घबराहट आम बात है, हम सब इससे गुजरते हैं। शादी के बाद तुम देखोगे कि विक्रम कितना अच्छा इंसान है और मुंबई एक शानदार शहर है, अवसरों से भरा हुआ। अगर वो तुम्हें इजाजत दे तो शायद तुम्हें वहां नौकरी भी मिल जाए। अगर वह इसकी इजाजत दे, प्रिया धीरे से दोहराती है और कमला को ऐसा लगता है जैसे किसी ने 5 दशक पहले कहे गए उसके ही शब्दों को दोहरा दिया हो। राजेश, जो शादी में आए दूसरे परिवारों से मिले दहेज के नोट गिन रहा था, बरामदे में बैठा बातचीत सुनकर ऊपर देखता है। प्रिया, तुम्हें हमारी तरफ से सबसे अच्छी शिक्षा मिली है। अब समय आ गया है कि तुम उस शिक्षा का इस्तेमाल एक अच्छी पत्नी बनने में करो। विक्रम तुम्हारा हमसे कहीं ज्यादा ख्याल रखेगा। उसके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, अच्छी नौकरी है। एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कमला जोर से कहना चाहती है कि एक लड़की चुन सकती है, प्यार कर सकती है, उसकी बात सुनी जा सकती है। वह चाह सकती है कि उसके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हों जितने उस आदमी के सपने जिसके साथ वह जिंदगी गुजारेगी। लेकिन वह हमेशा की तरह चुप रहती है क्योंकि वह जानती है कि इस घर में उसकी आवाज अब भी एक विधवा की आवाज मानी जाती है जिसे रहने के लिए जगह मिलने पर आभारी होना चाहिए। शादी से एक रात पहले जब घर दूर दूर से आए रिश्तेदारों से भरा हुआ था, कमला ने प्रिया को छत पर अकेली बैठी पाया और वह उसी खोई हुई नजर से तारों को निहार रही थी जैसे उसने अपनी शादी की पूर्व संध्या पर देखी थी। पूर्णिमा का चांद उसकी पोती के नन्हे चेहरे को रोशन कर रहा था और कमला को उसमें वही सुंदरता, वही बुद्धिमत्ता, वही सपने दिखाई दे रहे थे जो कभी उसके थे। नानी माँ, प्रिया अपनी दादी की उपस्थिति को देखकर फुसफुसाती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तक शादी न करना चाहकर स्वार्थी हो रही हूँ? कमला अपनी पोती के पास बैठ जाती है और एक पल के लिए वे चुप हो जाती हैं। कपास के खेतों में झींगुरों की आवाज सुनती हैं। बेटा, अपने सपनों के बारे में बताओ, वह फुसफुसाकर कहती है और प्रिया रो पड़ती है। वह उस किताब के बारे में बात करती है जो वह ग्रामीण महिलाओं के बारे में लिख रही है जिन्होंने अपने समुदायों में बदलाव लाए हैं। वह पत्रकारिता में मास्टर डिग्री के लिए मिली छात्रवृत्ति के बारे में बात करती है, लेकिन शादी की तैयारियां शुरू होने के कारण उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वह बताती है कि कैसे वह अपने ही परिवार के साथ गद्दारी करती है क्योंकि उसे एक अच्छे जीवन साथी के साथ खुशी नहीं मिल पाई। वह बताती है कि कैसे उसे 20 साल बाद जागने और यह एहसास होने का डर है कि उसे कभी यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि वह वास्तव में कौन है। प्रिया के कहे हर शब्द कमला के दिल में उसकी खोई हुई जवानी की गूंज की तरह गूंजते हैं। उसे याद है कि कैसे वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसे उधार मिलने वाली कुछ किताबें पढ़ना कितना पसंद था। कैसे वह उस समुद्र की सैर करने का सपना देखती थी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। उसे याद है कि कैसे उसने इन सपनों को अपने दिल की गहराई में एक छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा था, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वह उन्हें बाहर निकाल सकेगी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उस डिब्बे में जंग लग गई है और वह अब उसे खोल नहीं सकती। प्रिया आगे कहती है, नानी माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि दादाजी तुम्हारे लिए सही आदमी है? यह सवाल कमला पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। 55 सालों तक
वह यह झूठ बोलती रही कि उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहा है। मोहन एक अच्छा पति था, वह भाग्यशाली रही है। 55 सालों तक उसने यह भ्रम पाला कि उसके परिवार को यह विश्वास था कि वे सफलता के आदर्श पर चल रहे हैं, लेकिन अपनी पोती की आंखों में देखते हुए उसे एहसास होता है कि कुछ झूठ बहुत महंगे होते हैं। मुझे नहीं पता था, वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज़ हवा में उड़ते पत्ते की तरह कांप रही है। मुझे कभी पता ही नहीं चला। और फिर जिंदगी में पहली बार कमला सच बोलती है। वह उन रातों के बारे में बताती है जब वह चुपचाप रोती थी ताकि कोई जाग न जाए। वह बताती है कि कैसे मोहन ने उसके साथ पत्नी से ज्यादा एक नौकरानी जैसा व्यवहार किया। वह उन सपनों के बारे में बताती है जिन्हें वह बिना साकार किए मर गई, उन शब्दों के बारे में जो वह कभी नहीं कह पाई, उस इंसान के बारे में जो वह कभी नहीं बन पाई। वह बताती है कि कैसे उसने खुद को इस सोच से तसल्ली दी कि कम से कम उसकी बेटियों की जिंदगी तो अलग होगी, और अपने बेटे की परवरिश के लिए वह कितना दोषी महसूस करती है जो अब अपनी बेटी के साथ भी यही सब दोहरा रहा है। प्रिया चुपचाप सुनती है, अपनी दादी का झुर्रियों वाला हाथ पकड़े हुए, और महसूस करती है कि कमला ने दशकों से जो आंसू रोके रखे थे वे आखिरकार बाहर आ रहे हैं। जब स्वीकारोक्ति पूरी हो जाती है तो वे गले मिलते हैं, और उस आलिंगन में पीढ़ियों के खामोश दर्द को आखिरकार स्वीकार कर लिया जाता है। मैं क्या करूं नानी माँ? प्रिया पूछती है। आपकी पसंद, कमला जवाब देती है, और जीवन में पहली बार उसे ऐसा महसूस होता है कि वह वही कह रही है जो कहा जाना चाहिए। अगले दिन घर फूलों के बगीचे में तब्दील हो जाता है। चमेली और गुलाब की मालाएं हर कोने को अपनी मीठी खुशबू से भर देती हैं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की धुन बजाते हैं। औरतें अपनी सबसे खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, और प्रिया को उस कमरे में तैयार किया जा रहा है जो कभी कमला का था। परिवार की 5 औरतें उसे घेरे हुए हैं। उसके हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, उसके गले में सोने के गहने पहना रही हैं, और उसे सोने के धागों से कढ़ाई किए हुए लाल रेशम के आंगन में लपेट रही हैं। कमला अपनी सबसे बेहतरीन विधवा वाली सफ़ेद साड़ी पहने दरवाजे से देखती है, अपने कंधों पर वर्षों का भार महसूस करती है। वह प्रिया को एक खूबसूरत खामोश गुड़िया में बदलते हुए देखती है, ठीक वैसे ही जैसे वह कई साल पहले बदली थी। वह अपनी पोती के चेहरे पर बनावटी मुस्कान देखती है, वही मुस्कान जिसे उसने दशकों के अभ्यास से निखारा है। जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो वहां सैकड़ों मेहमान मौजूद होते हैं। विक्रम फूलों से सजे मंडप में सोने की शेरवानी पहने बैठा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर परिवार अपनी बेटी के लिए चाहता है। वह मुस्कुराता है और मेहमानों की तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन कमला देखती है कि उसकी नजरें प्रिया पर नहीं टिकती। समारोह पंडितों के मंत्रोच्चार, मंडप के बीचों बीच पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने और देवताओं को भोग लगाने के साथ शुरू होता है। प्रिया विक्रम के बगल में बैठी है, किसी देवी की तरह सुंदर, लेकिन कमला देख सकती है कि उसकी पोती वहां नहीं है, और आने वाले समय में जीवित रहने के लिए उसने खुद से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंडित सप्तपदी के मंत्रों का पाठ शुरू करता है, यानी 7 चरण जो विवाह को हमेशा के लिए पक्का कर देंगे। प्रिया यंत्रवत उठती है, मानो अदृश्य डोरियों से संचालित कठपुतली हो। वह पहला कदम रखती है, फिर दूसरा, तीसरे कदम पर वह हिचकिचाती है, चौथे पर उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांपते हैं, 5वें पर सारे श्रृंगार के बावजूद उसकी आंखों से एक आंसू निकल आता है। 6ठी सीढ़ी पर पहुंचकर कमला अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह सबसे आगे वाली पंक्ति से उठ खड़ी होती है, जहां परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं। यह हरकत इतनी अचानक और अप्रत्याशित होती है कि पूरा मंदिर शांत हो जाता है। सबकी निगाहें उनकी ओर मुड़ जाती हैं। एक आदरणीय कुल माता, जिन्होंने अपने जीवन के 73 वर्षों में कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में बाधा नहीं डाली थी। रुको, वह कहती है, और उसकी आवाज, हालांकि कांप रही थी, पूरे मंदिर में बिजली की तरह गूंजती है। कृपया रुको, पंडित उलझन में पाठ बंद कर देता है। विक्रम चिढ़कर भौहें चढ़ा लेता है। राजेश शर्म से लाल होकर खड़ा हो जाता है। सुनीता अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लेती है, लेकिन प्रिया अपनी दादी को इतनी गहरी राहत भरी नजरों से देखती है कि मानो निराशा हो रही हो। नानी माँ, राजेश दांत पीसते हुए फुसफुसाया, तुम क्या कर रही हो? कमला अपने बेटे को देखती है, फिर बहू को, फिर उन सभी चेहरों को जो उसे आश्चर्य, जिज्ञासा और अस्वीकृति के मिले जुले भाव से घूर रहे थे। वह एक गहरी सांस लेती है और जीवन में पहली बार यह निर्णय लेती है कि उसकी आवाज दूसरों की स्वीकृति से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैं पूरी जिंदगी चुप रही हूँ, वह कहती है,
उसके शब्द पूरे मंदिर में गूंज रहे हैं। मुझे जो भी सही बताया गया, जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा बताया गया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं क्या सपने देखती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं कौन हूँ। मैंने 32 साल अपनी ही जिंदगी में एक परछाई बनकर जिया। लोग बुदबुदाने लगते हैं, लेकिन वह बोलती रहती है। हर शब्द के साथ उसकी आवाज़ में ताकत आती जाती है। मैंने अपने बच्चों को अलग तरह से बड़ा किया, लेकिन आखिरकार मुझे एक ऐसा बेटा मिला जो अपनी बेटी के साथ ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी पोती को और खुद को 55 साल पहले के उस दौर में देखती हूँ जब मुझे एक ऐसे आदमी को तोहफे में सौंपा गया था जो तय करेगा कि वह क्या बन सकती है। विक्रम खड़ा हो जाता है, साफ तौर पर नाराज। आंटी जी, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं प्रिया का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम उसका ख्याल ऐसे रखोगे जैसे वो तुम्हारी जागीर हो। कमला उसकी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब देती है। तुमने पहले ही तय कर लिया है कि उसे काम नहीं करना चाहिए, कि उसके सपने बेमानी हैं जो गुजर जाएंगे, कि उसका बस एक ही काम है कि तुम दूसरों के सामने अच्छे दिखो। मैंने ये कहानी जी है, मुझे पता है इसका अंत कैसे होगा। मंदिर में अब पूरी तरह सन्नाटा छा गया है। कुछ लोग फुसफुसाकर प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ बस स्तब्ध होकर देख रहे हैं। राजेश अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे रोकने के लिए हाथ ऊपर उठा देती है। मेरे बेटे, वह धीमी आवाज में कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन तुम उसे सिर्फ उसी तरह प्यार कर रहे हो जैसे तुम जानते थे, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे पिता मुझसे प्यार करते थे, मुझे बचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आखिरकार मुझे फंसा ही देते हो। प्रिया कोई अनमोल रत्न नहीं है जिसे तिजोरी में रखा जाए। वह एक ऐसी इंसान है जिसके पास सपने हैं, आवाज है और जिसके पास विकल्प हैं। वह प्रिया की ओर मुड़ती है जो मंडप में खड़ी है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, जिससे उसका सावधानी से लगाया गया मेकअप धुंधला हो रहा है। बेटा, वह कहती है और उसकी आवाज़ शुद्ध प्रेम से भरी है, तुम्हें मेरी कहानी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उस जीवन को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है जिसे तुमने नहीं चुना, सिर्फ इसलिए कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तुम्हें खुश रहने का, अपना रास्ता चुनने का, यह जानने का अधिकार है कि तुम कौन हो, इससे पहले कि तुम यह तय करो कि तुम अपनी खोज किसके साथ साझा करना चाहते हो। प्रिया एक सिसकी भरती है जो पूरे मंदिर में गूंजती है। वह अपने पिता की ओर देखती है जो शर्म और उलझन से लाल हो गए हैं। वह अपनी माँ की ओर देखती है जो चुपचाप रो रही है। वह विक्रम की ओर देखती है जो उसे गुस्से और तिरस्कार के भाव से देख रहा है। और अंत में वह कमला की ओर देखती है जो उसे उसी मुस्कान के साथ देख रही है जैसे वह छोटी उम्र में खेल खेल में चोटिल हो गई थी। मैं आज शादी नहीं करना चाहती, प्रिया कहती है। उसकी आवाज़ आंसुओं के बावजूद साफ है। मुझे खुद को जानने का समय चाहिए। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मैं तय करना चाहती हूँ कि मैं कब, किससे और शादी करूंगी भी या नहीं। इसके बाद जो कोहराम मचता है वह अवर्णनीय है। विक्रम मंदिर से बाहर निकलता है, उसके पीछे पीछे उसका नाराज परिवार भी। आधे मेहमान गुस्से में फुसफुसाते हैं, जबकि बाकी आधे इस बात से राहत महसूस करते हैं कि आखिरकार किसी ने वो कह दिया जो कई लोग सोच तो रहे थे लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजेश अपनी माँ पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने पूरे मोहल्ले के सामने परिवार को बदनाम कर दिया है। सुनीता रोते हुए बार बार कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वे उसके रिश्तेदारों को यह बात कैसे समझाएंगे। लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच कमला प्रिया के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, और उस आलिंगन में आजादी है, विकल्प है, एक अलग कहानी लिखे जाने की संभावना है। आने वाले महीनों में शर्मा परिवार बदनामी और फूट का सामना करता है। कुछ रिश्तेदार यह मानकर रिश्ते तोड़ देते हैं कि कमला और प्रिया ने परिवार का नाम बदनाम किया है। कुछ औरतें, खासकर युवा महिलाएं, अपनी जिंदगी और अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगती हैं। राजेश हफ्तों तक अपनी माँ से बात नहीं करता, लेकिन आखिरकार उसे समझ आने लगता है कि अपनी बेटी के लिए उसका प्यार ऐसे तरीकों से भी जाहिर किया जा सकता है जिनमें उसे नियंत्रित करने की जरूरत न हो। प्रिया उस छात्रवृत्ति को स्वीकार कर लेती है जिसे उसने ठुकरा दिया था और अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली आ जाती है। वह हर हफ्ते कमला को पत्र लिखती है, अपनी कक्षाओं, पढ़ी जा रही किताबों, मिलने वाले दिलचस्प लोगों और कैसे वह खुद को खोज रही है इसके बारे में बताती है, जबकि कोई भी उसके लिए यह तय नहीं कर रहा है। 74 साल की उम्र में कमला वो काम करने लगती है जो उसे कभी करने की इजाजत नहीं थी।
वह गांव के स्कूल में वयस्क साक्षरता कक्षाओं में दाखिला लेती है और आखिरकार ठीक से पढ़ना लिखना सीख जाती है। वह अपने पिछवाड़े में फूलों का बगीचा लगाती है और उपयुक्त रंगों के बजाय अपनी पसंद के रंग चुनती है। वह सिर्फ सफेद रंग की साड़ियों की बजाय रंग बिरंगी साड़ियां पहनने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अब भी सुंदर और जीवंत महसूस कर सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि वह बोलना शुरू कर देती है। मंदिर की महिला सभाओं में वह अपनी कहानी सुनाती है। वह उन वर्षों की चुप्पी के बारे में, उन सपनों के बारे में जिन्हें उसने छोड़ दिया था, और उस जीवन को स्वीकार करने की कीमत के बारे में बताती है जिसे उसने चुना ही नहीं था। कुछ महिलाएं नाराज होती हैं, लेकिन कुछ बाद में उससे निजी तौर पर मिलती हैं, अपनी नाखुश शादियों, टूटे सपनों और खामोश आवाज़ों की कहानियां साझा करने के लिए। एक दिन असफल शादी के 6 महीने बाद कमला के घर एक अप्रत्याशित मेहमान आता है। मीरा, जो पुणे में रहती है और उसकी अपनी किशोर बेटी काव्या के साथ रहती है। मीरा ने इस कांड के बाद अपनी माँ से नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब वह आंखों में आंसू लिए वापस आ गई है। माँ, वह उसी बरामदे में कमला के बगल में बैठते हुए कहती है जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। पिछले कुछ महीनों से मैं आप पर हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए बहुत नाराज थी, लेकिन कल रात काव्या ने मुझसे कहा कि वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैंने और मेरे पति ने उसके लिए चुना है। और जैसे ही मैं आपको वही उपदेश देने वाली थी जो आपने जिंदगी भर सुना है, मुझे मंदिर में आपके शब्द याद आ गए। वह रुककर आंसू पोंछती है। मुझे याद आया कि कैसे मैं 19 साल की उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी, कैसे मैं मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी, कैसे तुमने मुझे समझाया था कि पत्नी और माँ होना किसी भी दूसरे पेशे से ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटी के साथ भी वही करने वाली थी जो तुमने मेरे साथ किया था। 17 साल की चमकदार और बुद्धिमान आंखों वाली काव्या अपनी दादी को गले लगाती है, जिन्हें उसने महीनों से नहीं देखा। वह धीरे से कहती है, नानी, मेरे चचेरे भाई को बचाने के लिए शुक्रिया, और मुझे भी बचाने के लिए शुक्रिया, वो भी अनजाने में। उस पल कमला को समझ आता है कि मंदिर में उसका फैसला सिर्फ प्रिया के बारे में नहीं था, यह उस चक्र को तोड़ने के बारे में था जो पीढ़ियों से दोहराया जा रहा था। अपने परिवार की उन महिलाओं को आवाज देने के बारे में था जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई थीं। उस क्षेत्र में अपनी पसंद के बीज बोने के बारे में था जो हमेशा से सिर्फ आज्ञाकारिता के लिए ही बना था। 2 साल बाद प्रिया छुट्टियों वाले गांव लौटती है, एक पत्रकारिता स्नातक, एक प्रमुख पत्रिका के लिए काम करते हुए, भीतर से आने वाली खुशी से चमकती हुई। वह अपने साथ कॉलेज में मिले एक साथी पत्रकार अर्जुन को भी लाती है, जो उसकी बात सुनता है, उसके सपनों में दिलचस्पी लेता है, उसे भावी पत्नी के रूप में देखने से पहले एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता है। नानी माँ, प्रिया उसी छत पर बैठी हुई कहती है जहाँ उनकी बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार यह मेरी मर्जी है, और अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो भी मैं शादी कर लूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी खुशी भी मायने रखती है। कमला अपनी पोती का हाथ थामे मुस्कुराती है और उसकी आंखों में 2 साल पहले से बिल्कुल अलग चमक देखती हैं। वे जवाब देती हैं, और मैं सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी होकर तालियां बजाऊंगी। प्रिया की शादी 1 साल बाद उसी मंदिर में होती है जहां उसने विक्रम से शादी नहीं की थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार जब पंडित पूछता है कि क्या वह अर्जुन को अपना पति बनाएगी, तो उसका जवाब हाँ होता है, जो पूरे मंदिर में संगीत की तरह गूंजता है। इस बार जब वह 7 पवित्र सीढ़ियां चढ़ती है, तो हर कदम एक सचेत चुनाव, एक स्वतंत्र प्रतिबद्धता और दिल और दिमाग से लिया गया एक निर्णय होता है। कमला, जो अब 76 साल की हो चुकी हैं, आगे की पंक्ति में बैठी हैं। उन्होंने एक ऐसी गुलाबी साड़ी पहनी है जिसने आधे गांव वालों को शर्मिंदा और आधे लोगों को खुश कर दिया है। ढोल की थाप के साथ उनके हाथ ताली बजा रहे हैं, उनका चेहरा गर्व से चमक रहा है, और इस बार उनके आंसू विशुद्ध खुशी के हैं। समारोह के बाद जब मेहमान जश्न मना रहे थे और नाच रहे थे, एक युवती कमला के पास आई। उसने अपना परिचय रीमा के रूप में दिया, जो एक राष्ट्रीय पत्रिका की पत्रकार है और जिसने प्रिया से यह कहानी सुनी थी। आंटी जी, वह आदरपूर्वक कहती है, मैं आपकी कहानी लिखना चाहती हूँ। कैसे एक 73 साल की महिला ने अपनी पोती को बचाने के लिए सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ने का साहस दिखाया। कैसे अपनी आवाज उठाने में कभी देर नहीं होती। क्या आप मुझे अपनी कहानी बताने की इजाजत देंगी? कमला चारों ओर देखती है, प्रिया को अर्जुन के साथ नाचते हुए देखती है, काव्या को अन्य युवाओं के साथ
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अपनी योजनाओं के बारे में उत्साहपूर्वक बातचीत करते हुए देखती है। मीरा को अन्य माताओं को यह सिखाते हुए देखती है कि शिक्षित स्वतंत्र बेटियां गर्व का स्रोत हैं, शर्म का नहीं। हमारी कहानी बताओ, वह जवाब देती है। इसे ऐसी बताओ कि दूसरी दादियों को पता चले कि अपनी पोतियों की रक्षा करने में कभी देर नहीं होती। इसे ऐसी बताओ कि दूसरी पोतियों को पता चले कि उन्हें चुनने का अधिकार है। इसे ऐसी बताओ कि दूसरे परिवार सीखें कि सच्चे प्यार का मतलब है अपने प्रियजनों के सपनों का साथ देना, न कि उन पर नियंत्रण रखना। रीमा की रिपोर्ट 3 महीने बाद प्रकाशित हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सैकड़ों महिलाओं ने अपनी कहानियां साझा करते हुए कमला को उस साहस के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने नहीं दिखाया, और अपनी बेटियों और पोतियों के साथ कुछ अलग करने का वादा किया। कमला, जिसने 76 साल की उम्र में प्रिया की मदद से स्मार्टफोन चलाना सीखा, हर टिप्पणी, हर संदेश, हर साझा की गई कहानी पढ़ती है। उसे एहसास होता है कि 2 साल पहले उस मंदिर में लिए गए उसके फैसले ने उसके परिवार से कहीं आगे तक अपनी छाप छोड़ी। उन महिलाओं के जीवन को छुआ जिनसे वह कभी नहीं मिली, उन शहरों में जहां वह कभी नहीं गई, और ऐसे बदलाव लाए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दोपहर रंग बिरंगे फूलों से भरे अपने बगीचे में बैठी केरल की एक युवती का पत्र पढ़ रही थी, जिसने उसकी कहानी पढ़ने के बाद अपनी तय की हुई शादी तोड़ दी थी। कमला अपने अब तक के जीवन और आगे आने वाले जीवन के बारे में सोचती है। वह सोचती है कि कैसे उसने 50 साल यह मानकर बिताए कि उसकी आवाज़ मायने नहीं रखती, और कैसे 73 साल की उम्र में उसे पता चला कि उसकी आवाज़ दुनिया बदल सकती है। वह अपनी नाइट स्टैंड पर मोहन की फ्रेम लगी तस्वीर को देखती है, वही तस्वीर जिसे उसने दशकों तक बड़ी मेहनत से संवारा था। आज पहली बार उसे न तो कोई अपराध बोध हो रहा है और न ही कोई नाराजगी। उसे उस आदमी के लिए करुणा आ रही है जो अपने समय की उपज था, जिसे भी यही सिखाया गया था कि पुरुषों को नियंत्रण करना चाहिए और महिलाओं को आज्ञा माननी चाहिए, जिसे कभी यह सीखने का मौका ही नहीं मिला कि रिश्ते पदानुक्रम नहीं बल्कि साझेदारी भी हो सकते हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वह तस्वीर से फुसफुसाती है, और मैं खुद को भी माफ करती हूँ कि मुझे हिम्मत जुटाने में इतना समय लगा। उस रात कमला प्रिया द्वारा उसे उसके पिछले जन्मदिन पर दी गई पत्रिका उठाती है और लिखती है। उसकी लिखावट अभी भी लड़खड़ाती हुई लेकिन दृढ़ है। आज मुझे समझ आया कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। हर साल की खामोशी, हर आंसू का निवाला, हर सपना संजोया, इन सब ने मुझे उस पल के लिए तैयार किया जब मुझे अपनी आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन सब ने मुझे सिखाया कि डर के बजाय साहस, सुविधा के बजाय सच्चाई, अंध परंपरा के बजाय सच्चे प्यार को चुनने में कभी देर नहीं होती। वह अपनी डायरी बंद करती है, लाइट बुझाती है और 76 सालों में पहली बार यह जानकर सो जाती है कि उसकी आवाज़ मायने रखती है, उसके फैसलों में ताकत है, उसकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। कमला देवी अपने जीवन में पहली बार पूरी शांति से सोती हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने उन बेड़ियों को तोड़ दिया है जो न केवल उन्हें बल्कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को भी जकड़े हुए थीं। और भारत में कहीं एक युवती अपनी कहानी पढ़ती है और तय करती है कि उसे भी अपनी नियति खुद चुनने का हक है, और आज़ादी का चक्र चलता रहता है। एक साहसी आवाज़ दूसरी को प्रेरित करती है, एक मुश्किल चुनाव हजारों दूसरे विकल्पों का रास्ता बनाता है। यह साबित करता है कि कभी कभी परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही सबसे कम उम्र का समझदार व्यक्ति होता है।